हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस के ओवरव्यू के बारे में बात किया। ग्लाइकोलाइसिस में कितने सारे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एंजाइम होता है, ये सब हमने जाना। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि हर एक स्टेप के बारे में अच्छे से इन डिटेल एक वीडियो आएगा। तो आज हम जो करेंगे वो है सिर्फ प्रिपरेटरी फेज। मतलब हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में दो फेजेस होते हैं। एक आता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा आता है कौन सा, पे ऑफ फेज। ठीक है। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी इनपुट होता है, 2 एटीपी इनपुट होता है, और पे ऑफ फेज में 4 एटीपी बनते हैं, उसके साथ 2 NADPH भी बनता है। NADH नहीं, NADH बनता है, NADH बनता है। ठीक है, इतना हमें ऑलरेडी पता चल गया। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इस प्रिपरेटरी फेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि हमें ये भी पता चल गया पिछले वीडियो से कि ग्लाइकोलाइसिस में 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, और इन 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स में 2 होते हैं प्रिपरेटरी फेज में, है ना। 2 होते हैं प्रिपरेटरी फेज में और एक होता है पे ऑफ फेज में, लास्ट वाला, जहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनता है। और वो तो एक हो गया, और 2 होता है प्रिपरेटरी फेज में। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स काम करते हैं। हाँ, और सबके बारे में, प्रिपरेटरी फेज में जितने भी सारे एंजाइम्स काम करते हैं सबके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले तो इतना हमें याद रखना चाहिए कि टोटल कुल मिला के 10 एंजाइम्स है। 10 एंजाइम्स है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में काम करता है। ठीक है, उसमें से 5 एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रिपरेटरी फेज में काम करता है, और 5 एंजाइम्स होते हैं जो पे ऑफ फेज में काम करता है। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको एंजाइम्स के नाम एंड ऑल सब कुछ याद होते जाएंगे। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जितने सारे एंजाइम्स चाहिए वो सारे रहते कहाँ हैं। देखिए, टोटल 10 एंजाइम्स तो चाहिए, टोटल 10 एंजाइम्स तो चाहिए, और 10 एंजाइम्स को एक साथ ही चाहिए, मतलब एक के बाद एक स्टेप्स होते रहेंगे। तो एंजाइम्स को भी एक एक साथ एक कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स में रहना चाहिए। तो 10 जो एंजाइम्स है वो लगभग ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स रहता कहाँ है, तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग जगहों पे रहते हैं। जैसे कि अगर ईस्ट का मान के चले, तो ईस्ट में ज्यादातर, ईस्ट का अगर हम मान के चलते हैं तो ईस्ट में ज्यादातर देखा गया है कि ये जो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स है दे आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ईस्ट में ज्यादातर दे आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वही हम मैमेलियन सेल्स, जैसे कि हमारा बॉडी है मैमेलियन बॉडी, उसमें मैमेलियन सेल्स को लेके चले तो देखेंगे कि मैमेलियन सेल्स में सबसे ज्यादा काम होता है आरबीसी के ऊपर, एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर, क्योंकि आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा और कुछ रहता नहीं है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो टेस्ट होते हैं, आप देखिएगा ज्यादातर एरिथ्रोसाइट्स लिया जाता है। तो आरबीसी में एक ही जगह है जहाँ पे ये सारे एंजाइम्स एंड ऑल ऑर्गेनाइज्ड वे में रह सकते हैं, और वो है आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कभी कभी देखिए, सम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपियर टू ऑकर इन एवरी डिफरेंट इन ऑल सेल टाइप्स। ठीक है, और जितना एंजाइम एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब ये एंजाइम्स का ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ता है, ताकि एंजाइम, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट सब कुछ एक ही साथ में रहे, ताकि एंजाइम को सबस्ट्रेट ढूंढने में भी तकलीफ ना हो। सबस्ट्रेट आने के साथ साथ एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ जाए और आसानी से प्रोडक्ट आ जाए। जो हमें पता है एंजाइम और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, पहले तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है और वहां से कोई दूसरे टाइप का एंजाइम और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इजीली हो, इसीलिए एंजाइम, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सब एक साथ
एक चैनल की तरह काम करते हैं, जिसे सबस्ट्रेट चैनलिंग भी बोला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट चैनलिंग। सबस्ट्रेट चैनलिंग, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया कि ईस्ट में कहाँ पे होता है, तो ईस्ट में ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाता है कि सारे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स सारे मौजूद हैं। मैमिलियन सेल्स में कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होता है। लेकिन नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में, ठीक है। नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोसोल में। याद रखिए, न्यूक्लियस में नहीं होता है, ये साइटोसोल में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पहला वाला स्टेप है। पहला वाला स्टेप आई गेस आप लोगों को याद होगा, जो ग्लूकोज होता है, ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज थ्रू हेक्सोकाइनेस ये बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट CH2OP। और ये फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है? एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP एक मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से इस एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप C6 कार्बन में आ जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, और ये फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप प्लस इसका और एक इम्पॉर्टेंट नेचर क्या है कि दैट इज इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब रेगुलेशन यहाँ पे हो सकता है। 3 इरिवर्सिबल स्टेप में से पहला इरिवर्सिबल स्टेप यही है। एक बात आप सोच के देखिए कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही क्यों बन रहा है? ये ग्लूकोज है, तो इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही क्यों बन रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी बन सकता था, लेकिन वो बना नहीं। क्यों बना नहीं? तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही क्यों बना? व्हाई दिस? व्हाई नॉट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट? या फिर कुछ और क्यों नहीं बना? देखिए, मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक सेल है, और बाहर बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट है। सेल के अंदर ग्लूकोज को आना है। ग्लूकोज डायरेक्टली थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी सेल के अंदर नहीं आ सकता। इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर होना बहुत जरूरी है। इस टाइप का एक ट्रांसपोर्टर होना बहुत जरूरी है, और जिसे कहा जाता है ग्लूट। ग्लूट मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूट, ठीक है। इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जरिए ग्लूकोज बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस से, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से इंट्रासेलुलर पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लूट होना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए अगर ये ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में ही यहाँ पे रहता, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनता, ये ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहता, तो क्या होता? ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है। ये ट्रांसपोर्टर ऐसा, अगर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चले, यहाँ पे अभी ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ग्लूकोज अंदर तो आ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे आते आते जब यहाँ पे ग्लूकोज एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। जब ऐसा हो, तब फिर से ये ग्लूकोज बाहर चला जाएगा, ठीक। अगर फिर से ये ग्लूकोज बाहर चला जाएगा, तो सेल के पास रहा क्या? जितना ग्लूकोज सेल ने अपने अंदर बुलाया, सारे के सारे ग्लूकोज ने बोला हम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हम सेल के अंदर तो ग्लूकोज का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जबकि सेल के बाहर ग्लूकोज है ही नहीं, तो चलो फिर से हम लोग गेट से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा होता क्या? ये होना हमारे लिए ठीक है? कभी भी नहीं। इसीलिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके क्या होता है, यहाँ पे अगर ये ग्लूकोज आने के साथ साथ, अगर ग्लूकोज यहाँ पे आया और फटाक से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूट ट्रांसपोर्टर के मदद से सेल से बाहर नहीं जा सकता, इसको यहीं पे रहना है। और यहीं पे अगर रहना है और सेल्स में बाकी सारे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली इसका अल्टीमेट फेट क्या होगा?
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सारे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा, और आगे चल के पाइरुवेट भी बन जाएगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरा बात ये तो हो गया कि ग्लूकोज अपने आप ग्लूकोज फॉर्म में सेल के अंदर नहीं रह सकता, ग्लूकोज को किसी दूसरे फॉर्म में, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। लेकिन अगेन वो क्वेश्चन रहता ही है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही क्यों, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्यों नहीं बना, इस छठे कार्बन पे ही फॉस्फेट ग्रुप क्यों आया? इसका रीजन है हेक्सोकाइनेज का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर अगर आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देखें, आप किसी भी इंटरनेट में जाके हेक्सोकाइनेज का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सर्च करके देखिएगा। उससे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। हेक्सोकाइनेज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप का। तो ये एक लोब होता है। ठीक है, लोब नहीं, यहाँ पे मान लीजिए, अरे इसको हम लोब नहीं बोलेंगे, यहाँ पे दो लोब होता है, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, और यहाँ पे आके ग्लूकोज बाइंड करके रहता है। यहाँ पे इस टाइप से ग्लूकोज यहाँ पे आके बाइंड करके रहता है। ठीक है, ये इसका एक्टिव साइट है, ये इसका एक्टिव साइट है। ये स्ट्रक्चर है हेक्सोकाइनेज का। ठीक है, क्या होता क्या है, पहले जब हेक्सोकाइनेज के साथ ग्लूकोज बाइंड हुआ नहीं रहता, तो ये दो लोब बहुत अलग अलग दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया, जैसे यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया, ये एक्टिव साइट हो गया, ये एक्टिव साइट, और जहाँ जैसे ही यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया, ये जो लोब है, ये लोब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, धीरे धीरे आते आते ये इतने पास आ जाते हैं, ये दो लोब एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाता है, इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, ये दो लोब है और कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जो पूरा का पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो टोटली ट्रैप्ड हो जाता है इस हेक्सोकाइनेज के स्ट्रक्चर में, टोटली ट्रैप्ड। ये जो पार्ट है, ये पार्ट टोटली ट्रैप्ड हो जाता है, ट्रैप्ड। लेकिन कौन सा एक पार्ट ट्रैप नहीं होता, ये सिक्स्थ वाला कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन ट्रैप्ड नहीं होता। इसीलिए जब एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप आता है, यहाँ से एडीपी निकल गया, जब ये फॉस्फेट ग्रुप आता है, इस फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए कोई और नहीं रहता सिवाय इस छठे कार्बन के। तो इसीलिए वो कुछ और नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज ऑफ किसका, ऑफ हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, हेक्सोकाइनेज में एक ऐसा एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जिसमें दो लोब्स रहते हैं, और उस दो लोब के बीच में एक्टिव साइट रहता है। जैसे ही वो दो लोब, जब इस एक्टिव साइट में कोई लाइगेंड, मतलब कोई ग्लूकोज आके बाइंड नहीं रहता, तब वो लोग दूर दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक लोब आके एक ग्लूकोज आके उस बीच में बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट में, वो दो लोब एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और आने के साथ साथ इतना पास आ जाते हैं कि सिवाय इस छठे कार्बन के पूरा ग्लूकोज उस एंजाइम के ट्रैप में आ जाता है, कोई और कार्बन एक्सेसिबल ही नहीं रहता सिवाय इस सिक्स कार्बन के। तो इसीलिए जब एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप छोड़ता है, तो तब
वो एक्सेप्ट होता है थ्रू C6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज और अल्टीमेटली ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। तो देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने का यहाँ पे दो एडवांटेज है। एक तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने से वो सेल से बाहर नहीं जा पाता, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से वो सेल से बाहर नहीं जा पाता, तो उसका अल्टीमेट फेट यही होता है कि अल्टीमेटली वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को गो थ्रू करे और पायरुवेट बने। और दूसरा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये इसीलिए बनता है क्योंकि कोई और कार्बन रहता ही नहीं फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी सारे कार्बन ग्लूकोज के हेक्सोकाइनेज के स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से उस एंजाइम में ही एंट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे और ग्लूकोज से जो इस हेक्सोकाइनेज में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, इसके भी कुछ एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या क्या है देखिए। एक तो हो गया कि जब मान लीजिए ये हेक्सोकाइनेज था, मान लीजिए ये हेक्सोकाइनेज है, ठीक है, और इस हेक्सोकाइनेज के अंदर ग्लूकोज यहाँ पे था, ग्लूकोज था, और फिर इसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो ये पूरा का पूरा एंट्रैप्ड हो गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे CH2OH है और बाकी का पूरा ये एंट्रैप्ड हो गया। ठीक है, बाकी पूरा यहाँ पे एंट्रैप्ड हो गया। जैसे ही ये एंट्रैप हो गया तो यहाँ पे इस पोजीशन में एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, नॉन पोलर। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट नॉन पोलर हो गया तो अगेन एक फॉस्फेट ग्रुप आया, एक फॉस्फेट ग्रुप आके इस नॉन पोलर एनवायरनमेंट के साथ तो कोई इंटरेक्शन कर नहीं पाएगा, तो उसके पास ये एक ही चॉइस बचता है कि वो 6 कार्बन के साथ इंटरेक्ट करे। ये पहला एडवांटेज है। और सेकंड एडवांटेज ये है कि अगर बाय चांस मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे एक कंपटीशन होता। देखिए हेक्सोकाइनेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये दो सबस्ट्रेट को अलाउ कर सकता है। एक तो H2O को अलाउ कर सकता है, एक होता है C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज को भी वो अलाउ कर सकता है। ठीक है, अगर उसका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, अगर वो H2O को अलाउ करके रखता, तो वो एक्चुअली ATPase की तरह काम करता है। यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, हेक्सोकाइनेज if hexokinase use H2O as substrate, ये क्या करेगा, ATP हाइड्रोलाइसिस करेगा। क्योंकि हेक्सोकाइनेज का काम क्या है, हेक्सोकाइनेज का काम है ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप को निकालना और उस फॉस्फेट ग्रुप को किसी और सबस्ट्रेट में देना। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज है ये अपना काम तो करता, ये ATP को ADP एंड PI में कन्वर्ट तो करता, लेकिन अब हेक्सोकाइनेज H2O को सबस्ट्रेट के हिसाब से यूज कर रहा है। क्या H2O जो कि वाटर है, क्या वाटर एक फॉस्फेट ग्रुप को कभी एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, ये वेस्ट होगा, राइट। तो अगर ATP को हेक्सोकाइनेज ने ADP और PI में कन्वर्ट कर दिया, हेक्सोकाइनेज ही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट की जगह पे हेक्सोकाइनेज H2O को यूज कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ATP हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि पानी यहाँ पे, वाटर यहाँ पे यूज तो हो रहा है एज ए सबस्ट्रेट। एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, वो तो अपना काम सही कर रहा है ATP को ADP और PI में कन्वर्ट करने का, लेकिन इसका सबस्ट्रेट है H2O। ये तो H2O तो फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने से रहा, तो PI तो हो रहा है यहाँ पे वेस्ट, और यहाँ पे H2O काम भी कर रहा है, मतलब ऐसे सबस्ट्रेट यूज भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये तो ATP हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, जो कि अगेन हमारे लिए ये सही नहीं है। तो ये है कुछ सिलेक्टिव एडवांटेज कि हेक्सोकाइनेज काम करता है और ग्लूकोज से हमेशा हमेशा
जब भी हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनता है, कोई और चीज नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, अब हम सेकेंड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत मजेदार है। सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। देखिए क्या होता है सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में, क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज। ठीक है, इसे किसी किसी बुक में आप देखिएगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज भी कहा जाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। देखिए फॉस्फो, ये तो सीधा सीधा आइसोमराइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि बस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो एल्डोल है, यहाँ पे तो ग्लूकोज ग्लूकोज है ना, तो ये तो एल्डिहाइड होता है, एल्डोल ग्रुप रहता है इसमें, CHO ग्रुप रहता है। ये है फ्रुक्टोज, मतलब कि ये है कीटो ग्रुप रहता है, कीटो ग्रुप रहता है इसमें। एल्डिहाइड ग्रुप में मतलब ग्लूकोज में एल्डोल ग्रुप कहाँ पे, CHO ग्रुप कहाँ पे रहता है, C1 में। और यहाँ पे ये जो कीटो ग्रुप है ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा C2 में, राइट। अब देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों के दोनों है साइक्लिक स्ट्रक्चर, CH2OP यहाँ पे आ गया, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ऐसे कुछ बनता है यहाँ पे CH2OP। ठीक, तो ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर होने से तो रिएक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज क्या करता है, पहले ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये इसको पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, मैं आपको लिख के ही दिखाती हूँ। OH H CH OH CH OH CH2OP। देखिए ये भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का चेन स्ट्रक्चर या फिर ओपन स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। और फिर ये क्या करता है, ऑब्वियसली ये सभी रिवर्सिबल इंटरकन्वर्टेबल है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का ये पहले क्या बनाएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके लिए ये क्या करता है, पहले तो CH2OP C डबल बॉन्ड O, उसके बाद तो सब कुछ सेम सेम, CHOH CHOH CH2OP। देखिए ये जो कार्बन था, सेकेंड कार्बन, ये बस यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे CH2OH रहेगा, सॉरी ये तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं ना, CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये भी इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद ये आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से। यहाँ पे रहेगा CH2OH और यहाँ पे हो जाएगा CH2OP। ये भी है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो हो गए। अब थर्ड, आई होप ये आपको समझ में आ गया, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस यही है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहले ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, फिर
उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिर वो अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये सभी कुछ फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज ही करेगा। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड वाला जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें क्या होता है, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना वो फॉस्फेट फ्रुक्टोकाइनेस 1 के मदद से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा, और यहाँ पे फिर से एक एटीपी एक एडीपी में कन्वर्ट होगा, और ये एक फॉस्फेट ग्रुप एक कार्बन 1 पे आ जाएगा। कौन काम करता है यहाँ पे, PFK1 या फिर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। PFK1 का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PFK1 जो है वो एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। ठीक है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम एंड ऑल शायद आप लोगों को पता ही होगा, अगर पता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा, देखिए, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नेक्स्ट फेज में जाके क्या होगा, दो अलग अलग, ये तो 6 कार्बन का है ना, ये 6 कार्बन का है, और फिर यहाँ पे जाएगा एनोलेज, एनोलेज नहीं, सॉरी, एल्डोलेज यहाँ पे होगा, और यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों में कन्वर्शन होगा ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज से। ठीक है, देखिए, अब अगर क्वेश्चन आया कि ये जो आइसोमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे सेकेंड वाला स्टेप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और फिर इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, ये क्यों हो रहा है? सीधा सीधा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी तो 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्लीवेज होके भी तो 3 कार्बन और 3 कार्बन बन सकते थे, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, अगर ग्लूकोज तो है एक एल्डोल, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक CHO 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का होता है, लास्ट में CH2OH रहता है। ठीक है, ठीक किया ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसा CHO ग्रुप रहता है। अगर यहाँ पे एल्डोल क्लीवेज होता तो क्या बनता, तो बनता कुछ यहाँ पे, कुछ इस जगह पे क्लीवेज होता, तो यहाँ पे एक तो 2 कार्बन का कोई कंपाउंड बनता, एक 4 कार्बन का कोई कंपाउंड बनता, फिर इस 2 कार्बन के कंपाउंड को 3 कार्बन में कन्वर्ट करना पड़ता, और 4 कार्बन के कंपाउंड को भी 3 कार्बन में कन्वर्ट करना पड़ता, तब जाके शायद ग्लाइकोलाइसिस हो सकता था। लेकिन इसमें तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, टाइम भी ज़्यादा चाहिए, तो क्यों करे सिस्टम, क्यों अपना एनर्जी टाइम सब कुछ बर्बाद करे। इससे अच्छा यही है कि सीधा सीधा ग्लूकोज को एल्डोल क्लीवेज ना करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया जाए, और फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना लिया जाए। तो अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया, तो यहाँ पे सीधा सीधा 3 कार्बन के 2 बन जाएंगे, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखिए, ये जो कंडीशन है ये सब ना हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे कि CSIR नेट के बारे में हम बात करें, तो ऐसे हाइपोथेटिकल चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ग्रुप C में, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो ये सब हाइपोथेटिकल चीजें ना थोड़ा सा जान के रखना कभी कभी मदद कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इसीलिए बनता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एल्डोल क्लीवेज होता, तो फिर एक तो 2 कार्बन का एक फ्रैगमेंट बनता, एक 4 कार्बन का फ्रैगमेंट बनता, फिर 2 अलग अलग पाथवेज लगते उन लोगों को फिर से 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए अच्छा यही है कि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना लिया जाए। चलिए,
अब आता है प्रिपरेटरी फेज का लास्ट स्टेप, जो कि है अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या बना? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि ये दो इंटर कन्वर्टेबल है। किससे? टीपीआई, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP। इसमें ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज या फिर टीपीआई काम करता है। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज टीपीआई काम करता है। हमने ये भी बोला था कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज रहता है तो DHAP 97% रहता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3% रहता है, और ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप्स है वो अल्टीमेटली होना है इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, इसीलिए ये वाला ज्यादा नहीं होता क्योंकि इतना कंसंट्रेशन है ही नहीं। मोस्टली DHAP ही G3 में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ज्यादा DHAP में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि ये है ही नहीं, ये है ही कम, और इसमें 97% है और इससे कोई ग्लाइकोलाइसिस होने भी नहीं वाला। तो अच्छा यही है कि DHAP को जितना ज्यादा हो सके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन बीच में यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आता है जिसे हम कहते हैं एनिडियल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो टीपीआई है वो भी बड़ा खूबसूरत एंजाइम है। देखिए, इसका ये अगर हम मान ले कि ये है टीपीआई, ट्रायस फॉस्फेट आइसोमरेज, तो ये और ये इसका एक्टिव साइट मान लेते हैं, ये है इसका एक्टिव साइट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होते हैं देखते हैं। यहाँ पे कोई ग्लूटामिन होता है जो कि ग्लूटामिन 165, मतलब 165th पोजीशन में ग्लूटामिन है, और यहाँ पे हिस्टिडीन होता है, हिस्टिडीन 95, मतलब 95th पोजीशन में हिस्टिडीन। ठीक है, तो देखिए अगर ग्लूटामिक एसिड का आपको पता है ना, ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? एसिडिक एमिनो एसिड है। तो इसके साथ क्या होगा, इसका जो R चेन है इसमें COO माइनस होता है, तो ये कैसे रहता है? इस टाइप से। ठीक है, बीच में और हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन में क्या होता है? इमिडाजोल ग्रुप। ये सब आपको आई होप कि आपको पता है। अगर अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं एक इमिडाजोल रिंग ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसा ऐसा होता है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, और इसके यहाँ से ये मान लीजिए, इसको हटा दीजिए अभी। ये हो गया आपका हिस्टिडीन 95। ठीक है, और बीच में क्या रहेगा? बीच में रहेगा आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, देखिए इसको मैं एक अलग अलग एक कलर यूज करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वाला देखिए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक कीटोन ग्रुप रहता है, उसमें CH। ठीक है, मैं धीरे धीरे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे भी कहीं पे गलत ना हो जाऊँ मैं। और यहाँ पे आएगा CH2OP। यहाँ पे और एक हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा कलर यहाँ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया। तो रिएक्शन, रेजोनेंस रिएक्शन एंड ऑल आपको शायद पता होगा। इतना याद रखिए कि यहाँ पे एक एनिडियल इंटरमीडिएट बनेगा। एनिडियल इंटरमीडिएट, ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये जो हाइड्रोजन, मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिखा है। ये हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में जाके हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और
तब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल क्रिएट अ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड जाके फिर इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा और यहाँ से ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल क्रिएट अ रेजोनेंस ऑन इस नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, हिस्टीडीन 95 के नाइट्रोजन के ऊपर। तो जब ऐसा कुछ हो जाए, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। जब ऐसा कुछ हो जाता है तब क्या होता है, देखिए पहले तो ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ का जो पार्शियल डबल बॉन्ड था ये तो गया और ये कंप्लीट डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जाने के वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा कलर दिया था भाई, हाँ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4, हाँ ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ यहाँ पे H आएगा एक, क्योंकि ये इसके वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा एक OH। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो डबल बॉन्ड देना ही भूल गई मैं, तो यहाँ पे पार्शियल एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पार्शियल एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, ये है एनिडियल इंटरमीडिएट, ये है एनिडियल इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फेज में क्या होता है। नेक्स्ट फेज में ये जो H यहाँ पे आया, ये H इसके ऊपर आएगा और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये इसके ऊपर आएगा, रेजोनेंस क्रिएट करेगा। और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैं फिर से एक बार ये पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हटा ही देती हूँ मैं पूरा का पूरा। एक बार, अभी शायद लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप अच्छे से देखेंगे तो लगेगा कि ये बहुत आसान है। ये एक्चुअली में बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे तो सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ था, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आ गया। और यहाँ पे था एक ओ एच, तो यहाँ पे एक ओ एच भी आ गया। अब देखिए यहाँ का इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो, इसे फिलहाल हटा देते हैं, ये जो नाइट्रोजन था, ये जो नाइट्रोजन और पार्शियल डबल बॉन्ड था, ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके यहाँ पे कर देगा NH, अट्रैक्ट करके यहाँ पे NH कर दिया और ये यहाँ से N हो गया। तो इसका जो पार्शियल डबल बॉन्ड था ये तो गया और फिर से ये नॉर्मल हिस्टिडीन बन गया। ठीक है, हिस्टिडीन एकदम क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, देखिए ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन H जो है वो इसके साथ चला गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया एक H, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्यों रहेगा भाई, CO नेगेटिव रहेगा, CO नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे COH, ये वाला पार्ट। ठीक है, और फिर नीचे से CH2OP। ठीक है, अब ये जो H है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये इसके ऊपर रेजोनेंस क्रिएट करेगा और ये इसके ऊपर रेजोनेंस क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ग्लूटामेट के साथ C एक 2 ऑक्सीजन है विद पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन अभी यहाँ पे नहीं रहेगा तो इसीलिए
इस O के ऊपर एक पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ जाएगा। तो ये हो गया ग्लूटामेट 165। यहाँ पे हिस्टीडीन का सीधा सीधा यहाँ पे NH था, यहाँ पे N था, राइट। हिस्टीडीन यहाँ पे ठीक ठाक है 95 बीच में। लेकिन क्या हुआ देखिए, यहाँ पे O नेगेटिव था और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो तो चला गया अब यहाँ से। तो यहाँ पे इस O में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव O था यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा H। यहाँ पे एक H रहेगा, यहाँ से OH आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक H था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये यहाँ पे गया नेगेटिव पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये जो H था वो इसके साथ आ गया इस डबल बॉन्ड की जगह पे, यानी कि C के साथ आ गया। तो CHOH और नीचे CH2OP। तो ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये क्या था, ये था आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ऐसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू G3P। ये होने के एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, वो ये है कि ये जो टीपीआई है ना, ये जो ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज है टीपीआई, दिस इज काइनेटिकली वेरी हाईली एफिशिएंट, आई मीन एक्सीलेंट एंजाइम है ये, काइनेटिकली वेरी एफिशिएंट। नॉर्मल जो इसका काइनेस का काम है वो लगभग 10 फोल्ड इंक्रीज कर देता है। अगर हम किसी दूसरे काइनेस के हिसाब से देखें तो इसका काइनेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से क्या होता है कि जब भी टीपीआई और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब यहाँ पे जैसे कि DHAP, ठीक है, टीपीआई सबस्ट्रेट जैसे ही एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो यहाँ से इसका एक्शन होगा, इसका रिएक्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन होगा। क्योंकि अगर ये रिएक्शन ना हो तो ये जो एनिडियल इंटरमीडिएट है ना, ये एनिडियल इंटरमीडिएट, इसमें तो एक फॉस्फेट, देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ये कुछ ऐसा रहता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH रहता है, यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे OH रहता है, यहाँ पे CH2OP। अगर किसी तरह से ये OP निकल गया ना, अगर किसी तरह से ये OP यहाँ से, OP मतलब ये फॉस्फेट, फॉस्फेट अगर किसी तरह से यहाँ से निकल गया तो यहाँ से क्या बनेगा, अरे इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर अगर बन गया तो इसे कहते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सल। मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ये जो मिथाइल ग्लाइऑक्सल है दिस इज टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, तो ये बनना नहीं चाहिए। इसीलिए टीपीआई जो है, टीपीआई स्ट्रॉन्गली बाइंड करके रखता है किसको, एनिडियल इंटरमीडिएट को, ताकि ये फॉस्फेट ग्रुप छूटे ही ना, ताकि ये मिथाइल ट्राइऑक्सैलेट बने ही ना। और इस स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग में कौन हेल्प करता है, टीपीआई का काइनेटिक एक्टिविटी जो कि बहुत हाई है, काइनेटिक एक्टिविटी जो बहुत हाई है, क्योंकि टीपीआई बहुत हाईली एक्टिव है, इसका काइनेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एनिडियल इंटरमीडिएट को, चाहे एनिडियल इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन कम ही क्यों ना हो, लेकिन टीपीआई एनिडियल इंटरमीडिएट को इतना स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है कि एनिडियल इंटरमीडिएट से मिथाइल ग्लाइऑक्साइलेट बन ही नहीं पाता। और अल्टीमेट फेट इसका क्या होता है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अल्टीमेटली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट होता है, और अल्टीमेटली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फिर पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है। तो ये था प्रिपरेटरी फेज के बारे में, सारे एंजाइम्स को हमने कवर कर दिया, प्रिपरेटरी फेज में जितने भी एंजाइम्स थे। होप आपको पसंद आया, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पे ऑफ फेज के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, अगर आपको फिर से कुछ जैसे कि ये वाला जगह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत आसान है। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से मैं ये वाला पार्ट डिस्क्राइब करूँ तो
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दूंगी। ओके, थैंक यू।